नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने धातु अधातु के उपयोग, उनके गुणों के बारे में पढ़ा है। इस अध्याय में हम धातु अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके निष्कर्षण की विधियां, इसके अलावा सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम, इसके अलावा धातुओं के उपयोग, उनके भौतिक गुणों में अंतर, रासायनिक गुणों में अंतर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें कुछ डायग्राम दिख रहे हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज मतलब कि पीतल, ब्रॉन्ज, कांसा, स्टील, मेटल स्लज, ये सभी धातुएं दिख रही है। इसके अलावा ये सिल्वर मतलब कि चांदी, कॉपर मतलब तांबा, गोल्ड मतलब सोना, ये सभी डायग्राम हमें दिख रहे हैं। ये सभी क्या है? ये सभी धातुएं हैं और इन धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोग होता है। जैसे स्टील, ब्रॉन्ज, इन सभी के बर्तन बनाए जाते हैं जो कि घरों में उपयोग होते हैं। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड के आभूषण बनाए जाते हैं, जैसा कि आप देखते हैं, और कॉपर का वायर बनाया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के भी वायर बनाए जाते हैं। इस प्रकार से इन धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। ये सभी धातुएं हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ अधातुओं के बारे में। यहाँ डायग्राम में कुछ 4 अधातु तत्व दिख रहे हैं, जैसे सिलिकॉन, एंटीमनी, सल्फर, कार्बन। ये चारों अधातु हैं। इसके अलावा बहुत सारी अधातुएं होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये भी अधातु है। इसके अलावा आयोडीन अधातु है ना। इस प्रकार से ये सभी अधातुओं के उदाहरण है। कार्बन से आप भली भांति परिचित है, जैसे किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो वह ब्लैक हो जाती है, मतलब उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। ये अधातु के उदाहरण हैं। धातु और अधातु को पढ़ने से पहले हम एक बार आवर्त सारणी पर विचार करते हैं। इस आवर्त सारणी में 118 तत्व है। इन 118 तत्वों में जो ग्रीन कलर के जो तत्व दिख रहे हैं, ये सभी धातु हैं। इसके अलावा पिंक, गुलाबी कलर के जो तत्व दिख रहे हैं, ये सभी उपधातु है। और इसके अलावा पीले कलर में जो दिख रहे हैं, ये सभी अधातु है। धातुएं जो है देखा जाए तो धातुओं में लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ये सभी धातुएं हैं। उपधातु में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सभी उपधातु है। अधातु में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी अधातु है। अब इस आवर्त सारणी में देखा जाए तो 118 तत्वों में से 91 तत्व धातु है, और इसके अलावा 7 तत्व जो है वह उपधातु है, और 20 तत्व जो है वह अधातु है। उपधातु उसे कहते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाती है, उसे हम उपधातु कहते हैं। अब हम धातु के बारे में पढ़ते हैं कि धातुएं क्या होती है। धातु मेटल वे तत्व होते हैं जो सरलता से धन आयन बनाते हैं। मतलब कि जब धातुएं जो होती है वो सरलता से धनात्मक आयन बना लेती है, जैसे Na प्लस आयन, K प्लस आयन, एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन। ये इसकी संयोजकता के आधार पे इस पर प्लस आयन बने हैं। धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। धातुएं जो होती है वो अन्य परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाती है। तो धातुओं की परिभाषा इस प्रकार से बन सकती है। धातु वे तत्व हैं जो आसानी से धनायन बनाते हैं, जैसे Na प्लस, K प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। इसके अलावा हमने अभी आवर्त सारणी पढ़ी। आवर्त सारणी में 118 तत्व है, उनमें से 91 तत्व जो है वे धातु थे, 20 तत्व अधातु है, और 7 तत्व उपधातु है। धातु आवर्त सारणी में बाईं तरफ देखी थी हमने, तथा अधातु आवर्त सारणी में दाईं तरफ थी। अब हम धातुओं के कुछ भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण मतलब कि जो बाहर से दिखने वाले जो इनके लक्षण हैं, जो गुण हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये धातुओं से बने कुछ सिक्के हैं, और कुछ धातु से बने बिस्किट है ना। इसमें हम धातु से बने जैसे सिक्के देखते हैं। इसके अलावा सोने के जो सिक्के हैं, इनमें कुछ अलग ही चमक मतलब दिख रही है। मतलब जितनी भी धातुएं जो होती है वो चमक युक्त होती है। तो पहला इसका भौतिक गुण यह बनता है कि धातुएं जो होती है उनमें धात्विक चमक होती है, धातुएं चमकदार होती है। इसके अलावा ये जो है यह भी एक धातु है, सिल्वर है, और यह इतनी कठोर है
कि मतलब कठोर या मजबूत है कि इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही ये जो सिक्के बने हुए हैं ये भी बहुत मजबूत है। तो हम दूसरा जो इसका लक्ष्य गुण पढ़ सकते हैं, धातुएं कठोर एवं मजबूत होती है, साथ ही ये ठोस होती है। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद मतलब कि जैसे हम धातुओं को ठोस बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी धातु है जो कि ठोस नहीं है बल्कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वह धातु है पारा या Hg। इसको हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। पारा या Hg जो है यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धातु से बना एक वायर है, मतलब कि ये कॉपर मतलब तांबे का वायर है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के भी वायर होते हैं। अब ये धातु से बना वायर है, मतलब कि हम धातुओं से वायर मतलब कि तार बना सकते हैं। तार बनाने के इस गुण को बोलते हैं तन्यता, मतलब कि धातु को खींच खींच कर लंबे तार बनाए जा सकते हैं, उसको हम तन्यता बोलते हैं। तो धातुएं जो है तन्यता का गुण रखती है, मतलब धातुएं जो है तन्य होती है। और देखा जाए तो सोना जो है सबसे अधिक तन्य है। गोल्ड सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। यह सोने की तन्यता का गुण है। इसके अलावा यह हम देख रहे हैं एक पतला चादर। तो हम देखते हैं कि धातुओं को पीट पीट कर पतले चादर बना जा सकते हैं, और पीट पीट कर पतले चादर बनाने के गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनता। आघात वर्धनीयता इसका एक गुण है। तो धातुएं जो होती है वह आघात वर्धनीयता का गुण रखती है, आघात वर्ध्य होती है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु है। अब हम धातु के अगले गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हमें जैसे एक बर्नर, एक जो है स्टैंड, और धातु का तार, पिन, मोम की आवश्यकता लगेगी। हम इसे चित्रानुसार लगा देते हैं। जैसे स्टैंड पर एक धातु का तार जोड़ देते हैं, और इस तार के अंतिम सिरे पर मोम से एक पिन को चिपका देते हैं। अब इस तार के बीच में हम बर्नर जलाते हैं। जब तार बीच में से गर्म होता है, तो गर्म होने के साथ ही इसमें जो ऊष्मा बनेगी, वो ऊष्मा जो है इसके सिरों की ओर प्रवाहित होगी। जैसे जैसे यहाँ पर ज्यादा गर्म रहेगा, धीरे धीरे ये गर्म सिरों पर भी होता जाएगा, और सिरे पर जब गर्म होगा तो यहाँ पर मोम पिघल जाएगा और पिन नीचे गिर जाएगी। इस प्रकार से इस विधि से हम यह साबित कर सकते हैं कि जो धातु का तार है, इस तार के अंदर ऊष्मा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ऊष्मा का चालन हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। अगली बात करते हैं हम। जैसे हमने एक बैटरी, क्लिप, स्विच, बल्ब लिया। इसे हम चित्रानुसार जोड़ देते हैं, और दोनों क्लिप के बीच में जब हम धातु का कोई टुकड़ा या तार लाते हैं, जैसे कि लोहे का तार या एल्यूमिनियम का या तांबे का तार लाते हैं, और इस क्लिप के बीच में ए और बी के बीच में जब जोड़ देते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो यह जो बल्ब होता है, यह बल्ब जलने लगता है। इसकी लाइट जो है ऑन हो जाती है, और इससे संकेत मिलता है कि जो धातु है, इस धातु के अंदर जो है ऊर्जा का मतलब कि विद्युत ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं धातुएं विद्युत की भी क्या होती है, सुचालक होती है। तो इस प्रकार इन दोनों ही प्रयोग से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। और देखा जाए तो सिल्वर मतलब कि चांदी और कॉपर सबसे अधिक चालक धातु है। अगर कहा जाए ऊष्मा और विद्युत की सबसे अधिक अधिक चालक धातु है, तो वह है सिल्वर, और सेकंड स्थान रखती है कॉपर। धातु के अगले गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम मंदिरों में जो है घंटियां देखते हैं। इसके अलावा हमारे स्कूल में भी जो है बेल बजती है, तब हम उसके बारे में जो है आवाज सुनते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जब बेल बजती है, तो वह जो है बहुत देर तक ध्वनि उत्पन्न करती है। उसको बोलते हैं ध्वनिक। ध्वनिक मतलब कि सोनोरस, मतलब कि जब धातु को जब बजाएंगे तो उसकी ध्वनि कुछ समय तक कंपन करेगी और आवाज गूंजती रहेगी, तो उसको बोलते हैं ध्वनिक या सोनोरस। तो धातुओं के अंदर ध्वनिक या सोनोरस का गुण पाया जाता है। अब हम धातुओं के समान ही अधातुओं के बारे में पढ़ते हैं, इनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी अधातुएं होती है, अधातुएं जो होती है ऋणात्मक आवेश प्रवृत्ति की होती है। मतलब अधातु वे तत्व है जो ऋणात्मक आवेश बनाती है, मतलब Cl माइनस O2 माइनस, ये सभी ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार अधातुएं जो है इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये अधातु के उदाहरण है। इसके अलावा सल्फर, एंटीमनी,
सिलिकॉन भी अधातु के उदाहरण है। अधातु जो होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में जैसे कार्बन, इसके अलावा गैसीय अवस्था में देखें तो गैसीय अवस्था में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द्रव अवस्था में देखें तो ब्रोमीन, ये सभी अधातुएं थे। इसके बाद बात करते हैं ब्रोमीन जो है अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखना कि ब्रोमीन जो होती है वह द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। इसके अलावा अधातु जो है चमक विहीन होती है। जहां हम बात कर रहे थे धातुओं की जो चमकदार थी, वहीं अधातु जो है चमक विहीन है। लेकिन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है, उसका उदाहरण है आयोडीन। ये इसका अपवाद है। आयोडीन जो है चमकदार अधातु है। इसके बाद अधातु में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। मतलब कि न तो अधातु से कोई तार बना सकते हैं और न ही इसे पतले चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। अधातु क्या होती है? भंगुर होती है, मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। इसके बाद अधातु जो है कुचालक होती है। आपने देखा होगा जैसे धातुएं जो है वह विद्युत ऊष्मा का सुचालक होती है, उनका चालन करती है। वहीं अधातु कुचालक होती है। लेकिन कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। जैसे आप पेंसिल, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। पेंसिल के जब एक सिरे पर हम जो है लाइट का तार लगाएंगे और दूसरे सिरे पर उसको बल्ब से जोड़ेंगे तो वो बल्ब चलने लग जाएगा। मतलब कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसी प्रकार अधातुओं के अंदर ध्वनिक का गुण नहीं होता है, मतलब कि ये कंपन नहीं करती। अब हम धातु और अधातु के जो भौतिक गुणों के आधार पर हम दोनों में अंतर पढ़ते हैं। जैसे कि इनके गुणों के आधार पर धातु अधातु का अंतर पढ़ते हैं। जैसे अवस्था की बात करें तो अवस्था की बात करें तो हमने पढ़ा था धातुएं जो होती है ठोस होती है, ठोस मजबूत होती है। वहीं उसका अपवाद पढ़ा था पारा, Hg। यह जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो धातु हमेशा ठोस होती है, अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्था में पाई जाती है। चमक की बात करें तो धातुएं जो है उनमें धात्विक चमक पाई जाती है। मतलब कि धातुएं चमकदार होती है, वहीं अधातुएं चमकदार नहीं होती है, अलग अलग रंगों की हो सकती है। जैसे आयोडीन इसका अपवाद है, आयोडीन में चमक होती है। चालकता की बात करें तो धातुएं उष्मा और विद्युत की चालक होती है, वहीं अधातुएं उष्मा और विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। इसका अपवाद है ग्रेफाइट। तन्यता की बात करें, मतलब कि धातुओं से लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। धातुएं तन्य होती है और अधातुएं तन्य नहीं होती है। आघात वर्धनीयता की बात करें तो आघात वर्धनीयता की बात करें तो धातुएं जो है आघात वर्धनीय होती है, इसको पीट पीट कर पतले पतले चादर बनाए जा सकते हैं। अधातुएं जो आघात वर्धनीय नहीं होती है। ध्वनिकता की बात करें तो धातुएं जो है ध्वनिक सोनोरस उत्पन्न करती है, वहीं अधातुएं ध्वनिक सोनोरस उत्पन्न नहीं करती है। उदाहरण, धातुओं के उदाहरण में सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड आदि कई प्रकार की धातुएं हैं। वैसे ही अधातुओं के उदाहरण की बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन आदि कई प्रकार के अधातु प्रेजेंट है। अभी तक हमने धातुओं और अधातु के बारे में पढ़ा है, कुछ इसके बारे में नोट पढ़ लेते हैं। जैसे मरकरी, पारा, Hg जो होता है, मरकरी का जो संकेत है वो Hg है। यह हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसके अलावा धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जिसका गलनांक जो है बहुत ही कम होता है। इसे अगर हथेली पर रखेंगे हम तो हम हमारे हथेली से यह जो है ऊर्जा लेकर गलने लग जाएगा। इसी प्रकार आयोडीन एक सी अधातु है जो चमकीली होती है, चमकदार होती है। कार्बन के दो अपरूप है जो कि हमने पढ़ा था पहले, हीरा तथा ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप है हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा बहुत ही कठोर होता है और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। सारी धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। मतलब चाकू से काटी जाने वाली धातु की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है। इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का एक पदार्थ बनाता है जिसे कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, CuO। यहाँ पर कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है।
कॉपर ऑक्साइड में देखा जाए तो यह काले रंग का पदार्थ बनता है। इसी प्रकार हमने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराई थी, मतलब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। यहाँ पर समीकरण संतुलन की बात करें तो ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, और 2 ऑक्सीजन की संख्या है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या को 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगा हुआ है, और 2 लगा हुआ तो ऑक्सीजन संतुलित हुआ, लेकिन कॉपर की संख्या यहाँ 2 हो गई, तो यहाँ पर कॉपर के आगे भी 2 लगा दिया है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है ऐसे धातुओं के ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब कि ये ऐसे ऑक्साइड है जो कि अम्ली अम्लीता और क्षारीयता दोनों के गुणधर्म रखते हैं, इसलिए हम इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब इनकी क्रिया अपन देखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, HCl एक अम्ल है, इसके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्रिया कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षारीयता का गुण दर्शाएगा, मतलब क्षार के समान व्यवहार करेगा। जब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम क्षार के साथ क्रिया कराएंगे, जैसे NaOH एक क्षार है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा, और साथ ही इससे क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ही प्रकार का पदार्थ हम यूज कर रहे हैं, और यह जो है अम्ल के साथ क्षारीय व्यवहार दर्शा रहा है और क्षार के साथ अम्लीय व्यवहार दर्शा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे धातुएं जो होती है वो जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। जैसे धातु जो होती है जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। जब इन धातु ऑक्साइड को पुनः जल में मिलाया जाता है तो यह धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। तो इस प्रकार धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। कुछ धातुएं जो है गर्म जल के साथ क्रिया करती है, अगर गर्म जल के साथ धातु मिला रहे हैं तो क्रिया करेगी, और कुछ धातुएं जो है ठंडे जल के साथ ही आसानी से क्रिया कर लेती है। जैसे हम देखते हैं सोना चांदी ये जो है जल के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती। वहीं अगर बात करें पोटेशियम सोडियम की तो ये ठंडे जल के साथ भी तेजी से क्रिया कर लेती है। सोडियम और पोटेशियम जो है अति क्रियाशील धातुएं हैं, और इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल मतलब कि केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं ताकि यह ऑक्सीजन और बाहरी नमी के संपर्क में नहीं आए। जब सोडियम और पोटेशियम की क्रिया जो है जल से की जाती है, ऑक्सीजन से की जाती है, तो यह बहुत ही तीव्रता से उससे क्रिया करता है और साथ ही ऊष्मा उत्पन्न करता है। मतलब ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए हम इसे इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो जब हम जैसे पोटेशियम को जल के साथ मिलाते हैं तो यह पोटेशियम जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करता है, और इतनी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है कि यह ऊष्मा इस हाइड्रोजन को ही जला देती है, मतलब कि वहां पर आग लगने लग जाती है। जैसे सोडियम को जैसे जल में डुबोते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है, लेकिन उसी के साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और यह हाइड्रोजन गैस वातावरण में जब विमुक्त होती है तो उस दौरान इन जल और सोडियम की क्रिया के दौरान जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वो ऊष्मा इस हाइड्रोजन को जला देगी और वहां पर आग उत्पन्न होने लग जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है कि वो बाहरी वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से क्रिया नहीं करे। धातुएं जो होती है अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे ही तनु अम्लों में धातुओं को डालेंगे तो धातु अम्ल से क्रिया कर लेगी, लवण और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करेगी। जैसे जिंक को जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनती है, और हाइड्रोजन गैस वातावरण में विमुक्त होती है। जैसे कि हम इस बीकर में अगर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर जिंक के धातु के टुकड़े डालेंगे तो जिंक धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करेगा, और इससे जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो इस गुब्बारे के अंदर
इकट्ठी होने लग जाएगी। इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि धातुओं से अम्ल से धातु क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। अब हम एक्वा रेजिया के बारे में पढ़ते हैं। एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया को हम रॉयल जल का लैटिन शब्द रॉयल जल के नाम से भी जानते हैं। यह जो होता है 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम एक बीकर के अंदर 300 ml नाइट्रिक अम्ल HNO3 लेंगे और उसमें 100 ml मतलब HCl 100 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे, तो इस प्रकार से 3:1 अनुपात में जब हम इन दोनों मिश्र को मिला के जो मिश्रण प्राप्त करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एक्वा रिजिया। अब ये एक्वा रिजिया क्या काम करता है? एक्वा रिजिया जो है गोल्ड को गला सकता है, मतलब कि सोने को भी गला सकता है। लेकिन अगर इन दोनों अम्लों में से कोई भी एक अम्ल होगा तो वो सोने को गला नहीं सकता, लेकिन इनका 3:1 के अनुपात में मिश्रण जो है सोने को गलाने की क्षमता रखता है। एक्वा रिजिया जो है प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति का होता है, मतलब धातुओं को खराब कर सकता है। यह उन अभिकारकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। इसलिए एक्वा रिजिया जो है प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। अब हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर पढ़ते हैं। धातुएं जो होती है वो धनात्मक आवेश प्रकृति की होती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि धातुएं जो होती है वो धनात्मक आवेश धनात्मक आयन बनाती है। जैसे सोडियम के ऊपर प्लस आयन होता है, पोटेशियम के ऊपर प्लस आयन होता है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ आयन होता है। ये संयोजकता के आधार पर इस पर आयन बने और धनात्मक होते हैं। अधातुएं जितनी भी होती है वो ऋणात्मक आवेश प्रकृति की होती है, मतलब अधातुओं के ऊपर ऋणात्मक आयन बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2- आयन है, क्लोरीन के ऊपर -1 आयन है। इसी प्रकार धातुएं जो होती है अपचायक होती है। अपचायक का अर्थ ये होता है कि हाइड्रोजन की वृद्धि करना, ऑक्सीजन की कमी करना। अपचयन अभिक्रिया हमने पढ़ी है। लेकिन अधातुएं जो होती है उपचायक होती है, मतलब ऑक्सीकारक होती है। ये किसी भी चीज में ऑक्सीजन की वृद्धि कर सकती है, हाइड्रोजन की कमी कर सकती है। धातुएं जितनी भी होती है वह अम्लों से क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। वहीं अगर बात करें अधातुएं अम्ल से कोई क्रिया नहीं करती है। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, वहीं अधातुएं जो है अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है।